नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। आज सेट का पहला नंबर क्वेश्चन है सर, LCM HCF से है। इससे पहले आप लोग टारगेट बैच के लिए कह रहे थे, तो आपका टारगेट बैच आ रहा है 18 से 18 तारीख शुक्रवार से, इसी सप्ताह में शुक्रवार से स्टार्ट होगा 18 तारीख से। ये सुबह में होगा, अभी टाइमिंग फिक्स नहीं है, टाइमिंग बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट सेट लेंगे उसमें टाइम बताएंगे कि सुबह कितना बजे से आएगा। लेकिन आपको 18 सितंबर से शुक्रवार दिन से सुबह में बैच आएगा। वो भी अभी वीडियो अपलोड ही होगा सर, क्योंकि अभी यहाँ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी नहीं वो प्रॉब्लम दूर हुआ है, सिर्फ अभी अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे दूर होगा नेट का प्रॉब्लम तो आपको जो टारगेट बैच अपलोडेड वीडियो मिलेगा वो आपको लाइव बैच मिल जाएगा। तो मैथ का टेस्ट भी जिस तरह से चलता है उस तरह से चलता रहेगा। और आपका 18 तारीख से एक टारगेट बैच भी कंप्लीट कोर्स आएगा। उसमें अर्थमेटिक भी होगा, एडवांस भी होगा और नंबर सिस्टम भी होगा। तो आज का पहला नंबर सवाल समझिए, आज सेट का कि पहला नंबर सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल यह है सर आपको कि मिस्टर शर्मा अपने बगीचे में 36 आम का पेड़, 144 संतरा और 234 सेब का पेड़ इस तरीका से लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान रहे। आपको निकालना है बगीचे में कम से कम कितनी पंक्तियां, कम से कम कितनी पंक्तियां निकालने के लिए, कम से कम कितनी पंक्तियां, तो आप अधिकतम से अधिकतम एक पंक्ति में वृक्ष लगा सकते हैं। और अधिकतम से अधिकतम वृक्ष का मतलब 36, 144 और 234 का HCF लेंगे तो कहिएगा 18। कहेगा कि आम का कितना पेड़ है, आप कहिएगा कि एक पंक्ति में 18 पेड़, 36 लगाना है तो पंक्ति की संख्या 2 और 144 है, एक पंक्ति में 18, 144 तो आप कहिएगा कि संतरे की संख्या है जो 8 आएगा। और 234 सेब है, एक पंक्ति में 18 सेब तो 234 सेब के लिए कितना पंक्ति की आवश्यकता है, 13 का। ऐड कीजिए कि 13 और 8 21 और 2 23, कुल पंक्ति की संख्या 23 होगा। और अलग अलग पूछेगा तो आम के लिए 2, संतरे के लिए 8 और सेब के लिए 13। नेक्स्ट सवाल आइए आप कि 2 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर सवाल पर आइए। 2 नंबर जो आपको सवाल बोला गया सर, ये कह रहा है कि DPS विद्यालय में 1/9 भाग परीक्षा में अनुपस्थित थे। अगर 1/9 भाग अनुपस्थित है तो उपस्थित होगा कितना, 8/9 भाग। उसमें कहा कि उसमें विद्यार्थी में केवल 19/24 भाग अनुत्तीर्ण हुआ है, लेकिन 500 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ। तो बताएं कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी द्वारा पंजीकरण कराया गया। माना कि विद्यार्थी द्वारा पंजीकरण कराया गया X विद्यार्थी द्वारा। अगर 1/9 परीक्षा में नहीं बैठा तो आप कहिएगा कि 8/9 परीक्षा में बैठ चुका है। 1/9 नहीं बैठने वाला है तो बैठने वाले की संख्या कितना है, तो बैठने वाले की संख्या 8/9 है। जितना परीक्षा में बैठा है सर उसका 19/24 भाग। अगर 19/24 भाग परीक्षा में पास है, पास होने वाले 19/24 भाग है, तो आप कहिएगा कि 19/24 भाग जब पास है तो फेल होने वाले 5/24 भाग है जो फेल हो चुका है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 5/24, तो X का 8/9 बैठा है और बैठने में 5/24 अनुत्तीर्ण है, फेल कर गया। लेकिन फेल करने वाले की जो संख्या दिया गया है वो फेल करने वालों की संख्या टोटल 500 है, कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है जो 500 है। एक कट गया आपको 8 से 3 बार में 24 और 5 से 100 बार में X बराबर 9 तिया 27 में 100 से गुना किए, आप कहिएगा कि 2700। कुल पंजीकरण किया गया विद्यार्थियों की संख्या 2700। 2 के बाद 3 नंबर सवाल पर आइए कि 3 नंबर जो सवाल आपको कहा गया वो क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर सवाल 3 नंबर है कि एक मोबाइल की दुकान में मोबाइलों के 7/12 भाग आयात किया गया तथा शेष भाग भारत में ही बनाया गया। भारत में बनाया गया मोबाइल का 1/5 भाग रंगीन, जबकि आयात किए गए मोबाइल का 5/7 भाग काले और सफेद है। यदि दुकान में
कुल 150 रंगीन मोबाइल है, तो दुकान में कुल कितने मोबाइल है, दुकान में कुल कितना मोबाइल निकालना। माना कि कुल मोबाइलों की संख्या जो दुकान में है वो कुल मोबाइल है आपको X मान चुके, जिसमें आयात किया गया वो आयात आपको 7/12 भाग आयात किया गया है, तो 7x/12 भाग आयात है। आप कहिएगा कि निर्यात है कितना, तो 7/12 भाग आयात है। तो इंडिया में जो भारत में बनाया गया है अपना ही देश में, वो 5x/12 भाग है जो अपना देश में बनाया गया। जितना अपना देश में बनाया गया उसका 1/5 भाग रंगीन है और आयात का 5/7 भाग काला और सफेद है। तो भारत में 5x/12 भाग रंगीन, उसका 1/5 भाग है। लेकिन आपको आयात में कहा कि काले और सफेद जो है वो काला और सफेद 5/7 है, ब्लैक एंड व्हाइट, तो रंगीन कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 2/7 भाग। फिर से बात को समझिए, काला और सफेद ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल की संख्या है जो 5/7 भाग है, तो रंगीन मोबाइल की संख्या कितना होगा, 2/7 भाग। किसका, आयात का। और कुल आयात का आपका 7x/12 का 2/7 भाग है जो रंगीन है। लेकिन रंगीन की संख्या आपको दे रखा है और रंगीन की संख्या 150 दे रखा है, उसके मोबाइल में कुल रंगीन की संख्या 150 है। फिर से बात को समझिए, आयात किया गया 7/12 भाग, लेकिन भारत में बनाया गया मोबाइल 5/12 भाग है। X माने थे तो 7x/12 और 5x/12। जितना भारत में मोबाइल बना है उसका 1/5 भाग रंगीन है, लेकिन आयात का 5/7 भाग है जो काला है और सफेद है। अगर काला और सफेद हट गया तो बाकी रंगीन बचेगा, तो 5/7 भाग काला और सफेद, तो रंगीन 2/7 भाग कितना का, आयात का। और आयात 7x/12 का 2/7 भाग इसका आयात है। देखिए 7 से 7 समाप्त हो गया, ये भी 5 से 5 समाप्त हो गया। एलसीएम कहिएगा तो आप कहिएगा कि एलसीएम यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो आप कहिएगा 3x बराबर 100, 3x/12 बराबर 150। 3x 3 से 12 4 बार में कटा, x बराबर आपको आ गया 600। तो कुल मोबाइलों की संख्या दुकान में 600 है। नेक्स्ट सवाल आइए 3 के बाद 4 नंबर सवाल पर, कि 4 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल है, सिंप्लीफिकेशन है, सरल करना है। कहा कि √6 और बटे के √2 प्लस का √3 और प्लस का 3√2 और बटे का दे रखा है √6 माइनस का √3 और माइनस का 4√3 और बटे में दे रखा है √6 प्लस √2। इसका सोल्व करना, परमेकरण करेंगे। ये बताइए कि अगर √2 प्लस √3 है, इसको हटा करके आप √3 प्लस √2 भी लिख सकते हैं। इसको कंजुगेट से गुना करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। अगर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे और नीचे माइनस है तो प्लस से। जैसा ही परमेकरण किए तो नीचे a² माइनस b² आया। देखिए परमेकरण करने जा रहे हैं, √3 और √6 इंटू √3 माइनस √2। नीचे a² माइनस b² किए तो कितना आ गया 1। यहाँ भी a² माइनस b² किए तो 3 से 3 समाप्त हो गया, परमेकरण किए तो। अब आपको आ गया प्लस का √2, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा √6 प्लस √3 माइनस का a² माइनस b² किए तो 4 आया, 4 से 4 कट गया। ये आपको √3 इंटू प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, √6 माइनस √2। फिर से एक बार बात को समझिए, जैसा ही परमेकरण किए यहाँ √2 प्लस √3 था, इसको पहले छोटा था और बाद में बड़ा, तो पहले बड़ा और बाद में छोटा कर दिया, तो √3 प्लस √2। परमेकरण किए तो माइनस से गुना करेंगे तो a² माइनस b² √3 के स्क्वायर 3 और √2 के स्क्वायर 2। 1 आया तो 1 में जितना से भाग देंगे 1 ही आएगा। यहाँ a² माइनस b² 3 से 3 कटा, a² माइनस b² 4 से 4 कटा,
प्लस था तो माइनस से गुना किए, माइनस से प्लस से गुना किए, प्लस से माइनस से गुना किए। अब गुना करने जा रहे हैं, जैसा ही √6 से गुना किए तो ये आपको आ गया √18 और माइनस का √12। √2 से गुना किए तो प्लस का √12 और प्लस का √6 और √3 से गुना किए तो माइनस का √18 माइनस माइनस प्लस √6। देखिए √18 और √18 प्लस और माइनस कट गया, √-12 और √+12 कट गया, √6 प्लस, ये प्लस का √6 है और प्लस का √6, ये आपको ऐड होकर के आ गया 2√6, ये नहीं कटा। तो इसको सोल्व करके मान आया 2√6। ऑप्शन नंबर 2। 4 के बाद 5 नंबर सवाल पर आइए कि 5 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर जो आपको सवाल बोला, ये आपको बोला गया सर 5 नंबर सवाल, 5 सदस्यों की एक समिति का वर्तमान औसत आयु वही है। तो 5 सदस्य का वही है जो 3 बरस पहले था, मतलब इनका औसत आयु 3 बरस घट गया, मतलब इनका 15 बरस कम गया औसत आयु। बात को समझिए, जो 3 बरस पहले था वही औसत आयु, मतलब प्रत्येक सदस्य का 3-3 बरस समाप्त हो गया, 3 बरस समाप्त हुआ मतलब 15 बरस कम गया। और अगर 65 बरस का चला गया है पुराने सदस्य, तो नया सदस्य आया होगा वो 15 बरस कम के आया होगा, और 15 बरस कम के आने का मतलब कि आने वाले सदस्य की आयु 50 वर्ष है। नेक्स्ट सवाल आइए 5 के बाद 6 नंबर पर, कि 6 नंबर आपको सवाल क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर जो सवाल है सर का, एक विद्यालय में 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, 15% मतदान नहीं किया और 41 अवैध हो गया, लेकिन जीतने वाला कह रहा कि कुल मतों का 45% लाया। अगर कुल मत का 45% लाया तो आपको डायरेक्ट मानना है कि कुल मतों की जो संख्या है वो कुल मतों की संख्या एक सब नहीं मानना है, डायरेक्ट मानना है कि कुल मतों की संख्या 100x है, क्योंकि कुल मत का 45% जीता। अगर कुल मत का 100x कुल मतों की संख्या है, 15% मत नहीं डाला गया, तो आप कहिएगा कि मत डाला जो गया वो मत डाला गया 15% नहीं डाला तो 85%, मतलब 85x मत डाला गया। तो मत डाले गए 85x, इसमें से आपको अवैध घोषित हो गया 41, तब वैध मतों की जो संख्या है वो आप कहिएगा कि वैध मत हो गया 85x माइनस 41। लेकिन जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं वो जीतने वाले उम्मीदवार लाए 45% कुल मत का, 100x का 45% लाए तो आप कहिएगा 45x। अगर जीतने वाले 45x लाए हैं और वैध मत में से, क्योंकि वैध मत पर हार और जीत होता है, 45x जीतने वाले लाए हैं, ये जीतने वाले उम्मीदवार हैं, तो हारने वाले जो उम्मीदवार होंगे वो 45x इसमें से घटा तो आप कहिएगा कि 40x माइनस 41। लेकिन दोनों का जो हार और जीत हुआ है वो दोनों का हार और जीत हुआ कितना मत से, 314 मतों से हार और जीत हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार 314 मत से जीत चुका। अब बताइए कि 45x में से 40x चला गया तो आप कहिएगा कि 5x, और माइनस माइनस प्लस 41 इसमें से घट गया 314 में से, तो 314 में से 41 घटा आप कहिएगा 3, और A11 में से 4 गया 7, 273। 5x का मान 273 है, तो 100x का मान निकालेंगे कि 100x का मान कितना होगा, तो कहिएगा कि 100x 5 का 20 गुना है, तो 273 का 20 गुना कितना होगा, 0, 6, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 1 5, 5460। तो कुल मतों की संख्या 5460। आपको कुल मत देख लेते हैं कौन सा मत पूछा गया है। आपको कुल ही मत पूछा और कुल मतों की संख्या 5460। 6 के बाद 7 नंबर सवाल पर आइए कि 7 नंबर जो सवाल आपको बोला गया वो 7 नंबर सवाल क्या बोला गया है। तो 7 नंबर सवाल पर आना। 7 नंबर सवाल आपको करा कि एक व्यक्ति के पास कुछ सेब है जो इस रेशियो में है 1/2 और 1/3, 1/5 और 1/8। 1/2, 1/3 इसका एलसीएम लेना, 2, 3, 5 और 8 का। 2, 3, 5, 8 का एलसीएम लिए तो 2 और 3, 5, 8 का एलसीएम लिए आपको आ गया 120। 2, 3, 5, 8 का एलसीएम 120, 8 पंचे का 40 दिया 120, 2 से भी कर दिया।
आपका एलसीएम आया 120। अगर एलसीएम 120 आया, आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कम इनका सेव हो सकता है, तो जो 120 से कटेगा, अभी ऑप्शन कम से कम, ऑप्शन नंबर सेकंड 120 है और 120 ही आंसर हो गया। तो कम से कम उनके पास 120 सेव होना है। 240 भी है जो 120 से विभाजित है, और ऑप्शन में 360 भी है, लेकिन कम से कम, तो सबसे कम कौन सी संख्या होगा सेवों की, तो 120 से कम उनके पास होना है। नेक्स्ट सवाल आप आइए 7 के बाद 8 नंबर पर। 8 नंबर सवाल आपको क्या कहा? 8 नंबर सवाल कह रहा है कि x बराबर r साइन a इंटू का कॉस b, x का मान दे रखा, और y का मान जो दे रखा है कि r साइन a इंटू साइन b का मान दे रखा, और z बराबर दे रखा है r कॉस a। आपको करा निम्नलिखित में से कौन सच है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के रूप में दिया है, तो जैसा ही एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और जैसा ही वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तब कहिएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अभी ये दोनों को ऐड कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करेंगे, दोनों में कॉमन है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ए आपको बचा कॉस स्क्वायर बी और प्लस का साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया आर स्क्वायर साइन ए। आप इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अगर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आया, इसमें जेड का भी स्क्वायर कहा गया है, तो जेड का स्क्वायर मान ज्ञात करना। अगर जेड का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिए तो जेड का जो स्क्वायर है वो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है। ऐड किए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, अभी दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो आपको आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका भी मान आ गया आपका एक, तब आपको आया आर स्क्वायर। मतलब मूल रूप से आपको आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखिए कौन सा आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का योग आर स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है 8 के बाद 9 नंबर सवाल पर, कि 9 नंबर सवाल आपको क्या बोला। 9 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है सर, ये बोला गया 9 नंबर, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर जो क्रय मूल्य 100 रुपया है, तब इनका जो अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस होगा, वो अंकित मूल्य आपको होगा 30% अधिक अंकित करता है, मतलब 130। इसको इस तरीका से आपको बांटा जा रहा है। कहा गया कि आधा को अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं, तो जब आधा भाग को अंकित मूल्य पर, मतलब कि 65 रुपया पर बेच रहा है, और 1/5 भाग को 15% छूट पर बेच रहा है। कितना भाग को? 1/5 भाग को 15% छूट पर। अगर 1/5 भाग 30 का निकालेंगे तो आप कहेगा कि 26, तो बाकी 65 और 26 और 130 का जो अंतर आया, तो आप कहेगा कि जो शेष बचा, उस शेष अब आपको बच गया 39। शेष कितना बच चुका है? 39। अंकित मूल्य 130 है, क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य आपको 100 रुपया, अंकित मूल्य 130। अंकित मूल्य का आपको दिया गया कि 1/2 भाग अंकित मूल्य पर ही बेचा, 1/5 भाग 15% के छूट पर, और शेष पर जो आपको दिया गया वो 20% छूट पर दिया गया। कितना प्रतिशत छूट पर दिया गया? 20% के छूट पर दिया गया। अगर आप बताइए सर कि अगर 65 रुपया पर अंकित मूल्य पर बेचा, और ये जो 26 रुपया है अंकित मूल्य पर नहीं बेचा, 15% छूट पर बेचा है, तो आप कहिएगा 85% पर बेचा। और ये 39 को 20% छूट पर बेचा है, तो आप कहिएगा कि 80% छूट पर बेचा है। कितना प्रतिशत? 80%। तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो यह आएगा 21.1, और इसको आप जो सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 8 9 का 72,
24 और 8 32.2। तो 65 रुपया इसका जो विक्रय मूल्य एक्चुअल हुआ वो 65 रुपया हुआ, 21.1 रुपया हुआ और 32.2 रुपया हुआ। ऐड कीजिए 0.3 और 2 1 3 5 3 8 और इसको ऐड कीजिए तो 3 और 2 5 6 5 11, मतलब 118 रुपया 30 पैसा में आपको बेचा है, लेकिन खरीदा है कितना रुपया में? तो आप कहिएगा कि जो खरीदा वो खरीदा गया 118 रुपया 30 पैसा, खरीदा 100 में और बेचा 118 रुपया 30 पैसा में। तो लाभ की हानि आप कहिएगा कि लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ है? तो आप कहिएगा कि 18 रुपया 30 पैसा, मतलब 18.3% का लाभ हो चुका है। 100 ही पर था, परसेंटेज डायरेक्ट लिख दिए, तो 18.3% का प्रॉफिट हो चुका। ऑप्शन नंबर देखिए 18.3, फर्स्ट ही ऑप्शन। 9 के बाद 10 नंबर पर आइए कि जो 10 नंबर आपको सवाल बोला वो 10 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है सर, इसके बारे में समझना है कि 10 नंबर सवाल क्या कहा। 10 नंबर जो सवाल कहा जा रहा है कि 275 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर की औसत चाल से सुबह 7:30 बजे दिल्ली से आगरा के लिए रवाना होती है और 205 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोपहर 1:30 बजे चलती है। तब कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी का पीछा करती है तो वह समय ज्ञात कीजिए जब एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाती है। बताइए कि अगर एक को 7:30 बजे चला है और एक चला है 1:30 बजे, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक डिफरेंस निकालना है। तो आप कहिएगा कि 7:30 से 1:30 बजे तक कितना घंटा हुआ? 6 घंटा है। तो जोड़ लीजिएगा कि 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ और 12 हुआ और एक 13 हुआ, मतलब एक 7:30 से चला, 1:30 तक 6 घंटा तक चला और 6 घंटा तक चलने वाली जो ट्रेन है वो 32 से जा चुका है। तो अगर पहला वाले 1 बजे तक खुलने से पहले पहला ट्रेन है, जो पहली ट्रेन वो 6 घंटा तक चल चुकी है और 1 घंटा में 32 किलोमीटर चलती है। पहला वाले 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा वाले जो 1 बजे खुलती है उसका चाल आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 और 80 दोनों का जो डिफरेंस आप लाइएगा तो ये आपको आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों समान दिशा में चल रही है। यदि ट्रेन समान दिशा में चलती है तो चाल घटती है और विपरीत दिशा में चलती है तो चाल जुड़ती है। ट्रेन किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है, वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, मतलब वह अपना लंबाई को पार करेगी, उसका में कोई लंबाई ऐड नहीं करना। लेकिन यदि ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन पुल प्लेटफॉर्म इंजन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को पार करेगी और दोनों की लंबाई ऐड करना। सबसे पहले देख रहे हैं कि पहला ट्रेन जो चल चुका है वो 6 घंटा और 1 घंटा में 32 किलोमीटर चलती है, तो 6 गुना 32 किलोमीटर दूरी वो पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन खुलने से पहले पहला ट्रेन 6 गुना 32 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। तो सबसे पहले उस ट्रेन को पकड़ाइए कि कितना देर में पकड़ेगी। अगर समान दिशा में चलेगा तो चाल को घटाना और विपरीत में चाल को जोड़ना है। समय निकालने जा रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 6 गुना 32 किलोमीटर आगे चल चुका है। 48 के चाल से अगर चल रहा है समान दिशा में घटाएं तो आपको कटा तो कितना घंटा? तो आप कहिएगा कि 4 घंटा। 8 छक्के 48 और 8 चौक 32, 4 घंटा। तो 4 घंटा में वो ट्रेन पकड़ेगी। लेकिन ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कितना देरी में करेगी? तो पहला ट्रेन की लंबाई आपको है, क्योंकि दोनों ट्रेन पार कर रही है तो यहाँ दूरी जोड़ देंगे। पहला ट्रेन 275 और दूसरा ट्रेन की लंबाई जो है वो दे चुका है आपको 205। तो कहेगा कि इनका जो दूरी आया 275 और 205 480, तो 480 मीटर। अब देखिए कि उसका जो समय होगा एक दूसरे को पार करने का वो 480 मीटर की है और चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर दिए। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा तो यहां समझ लीजिए कि 480 को 48 से 5/18 से भाग दिए तो आप कहिएगा 48 से 10 बार में कट गया और 5 से 2 बार में 10, 18 दूना 36 सेकंड। कितना सेकंड? 36 सेकंड। तो 4 घंटा पकड़ने में लगा
और एक दोनों को क्रॉस करने में कितना 36 सेकंड, 4 घंटे 36 सेकंड में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। फिर से बात को समझना, पहला 32 वाले चला 7:30 बजे और दूसरा ट्रेन 80 वाला चला 1:30 में। तो 1:30 होते होते 6 घंटा तक पहली ट्रेन चल चुकी है, 6 गुना 32 चला। समान दिशा में गया, चाल को घटाएं, 48 के चाल से जब पकड़ेगी पहला दूसरी ट्रेन तो 4 घंटा में पकड़ लेगी। तो पूछता कि कितना देर में एक दूसरे को पकड़ लेगी, 4 घंटा में। लेकिन क्रॉस पूछ रहा, क्रॉस का मतलब कि पहला ट्रेन की लंबाई क्रॉस करेगा तो 275 और दूसरा का 205, 480 मीटर और क्रॉस करना पड़ेगा। तो 480 मीटर 48 के दर से 36 सेकंड क्रॉस करने में लगा, तो कुल कितना समय लगेगा, 4 घंटा 36 मिनट एक दूसरे को पार करने में। 10 के बाद 11 पर आइए कि 11 नंबर जो सवाल आपको बोला, तो 11 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है सर? 11 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है इसके बारे में समझना। 11 नंबर जो सवाल है, ये आपको 11 नंबर सवाल बोला गया कि एक दुकानदार 15% छूट देने के बाद प्रत्येक वस्तु को 425 रुपया में बेचता है। छूट नहीं देता तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता। अगर छूट नहीं देता तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ का मतलब 125% में बेचता, और 15% छूट दे रखा है। जब 15% छूट दे रखा तो आप कहिएगा 85% में बेचा, लेकिन वो बेच रहा प्रत्येक वस्तु को 425 में। 100% का मान निकालेंगे, अंकित मूल्य हुआ कि छूट और बटा से 100% का मान अंकित मूल्य या तो सूची मूल्य आता है। तो आप कहिएगा कि 425 और गुना में 100 और बटे का 50। तो इनका जो अंकित मूल्य आएगा वो 425 गुना 100 बटे 50। फिर से बात को समझना, यहां से इनका जब नहीं छूट देकर बेचता है तो ही अंकित मूल्य होगा, और यहाँ भी नहीं छूट देकर के बेचा तो भी अंकित मूल्य। दोनों अंकित मूल्य को आपस में बराबर कर दिए, और अंकित मूल्य को आपस में बराबर किए तो 85 17 से 5 बार में और 100 20 से 5 बार में कट गया। 17 से काटने जा रहे हैं तो 17 दूना का 34 और 17 पचे 85, 25 से कटा। इसको काटिए तो 25 से 5 बार में 125 और 5 से 20 बार में 100 कटा। सीपी का मान 20 में 20 से गुना किए तो आप कहिएगा कि 400, मतलब उसका जो क्रय मूल्य है वो 400 रुपया। तो दोनों अंकित मूल्य को आपस में बराबर कर दिए। अंकित मूल्य क्यों दोनों हुआ? क्योंकि कोई छूट पर नहीं बेच रहा, तो विक्रय मूल्य ही अंकित मूल्य है। नेक्स्ट सवाल आइए 11 के बाद 12 नंबर पर, कि 12 नंबर सवाल के बारे में आपको क्या कहा गया है। 12 नंबर जो सवाल बोला जा रहा है, ये बोला गया 12 नंबर सवाल, x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 बराबर z के पावर 1/3। आपको जो मान निकालना है दिया है x प्लस y प्लस z के क्यूब और माइनस के 27x/z का मान निकालना। मान निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले दोनों ओर क्यूब कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब किए तो आया x प्लस y प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और a प्लस b का मान दे रखा है z के पावर 1/3, और इसको क्यूब किए तो आपको आ गया z। ये आपका आया x प्लस y, और ये z को ऐसा लाए तो माइनस z बराबर 3x/z के पावर 1/3। पुनः अगर दोनों ओर क्यूब किए, क्योंकि x प्लस y और प्लस है कि माइनस है, माइनस है प्लस नहीं, x माइनस y, x प्लस y माइनस z का क्यूब। अब पुनः दोनों ओर क्यूब किए तो ये आपको आ गया x प्लस y माइनस z का क्यूब, और ये आ गया 27, और क्यूब रूट से क्यूब समाप्त हो गया x/z। अगर ये आ गया ये साइड x प्लस y माइनस z का क्यूब और माइनस 27x/z बराबर तक कहिएगा 0, मतलब इसके बराबर कितना मान आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट सवाल आइए, दो बार क्यूब करना पड़ा, एक बार क्यूब किए और पुनः दूसरा बार जब क्यूब कर दिए तब आपका आंसर आ चुका, और आंसर आ गया आपको 0। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल के बारे में समझिए। 12 नंबर जो सवाल बोला, कहा गया कि 12 तो हो चुका, 13 नंबर
12 हो गया। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि पी क्यूब की कार्य क्षमता का अनुपात। पी और क्यूब का जो कार्य क्षमता इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी दे रखा है 5:3। तब इनका जो टाइम का रेशियो उल्टा होता है तो आप कहिएगा 3:5। और आपको कहा गया कि क्यूब द्वारा आर और क्यूब द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो है सर, वो टाइम का जो रेशियो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2:3। तो यहाँ क्यूब 3 है और यहाँ क्यूब 5 है। तो क्यूब को बराबर करने के लिए इस वाले 3 से यहाँ गुना कर दिए और इस वाले 5 से यहाँ गुना कर दिए। आ गया 9:15 और ये आपको 10:15। मतलब कि P अनुपात क्यूब अनुपात R का जो मान आएगा तो P है 9, क्यूब है 15 और R है 10। अब आपको दे रखा है कि जो P और क्यूब में दिन का जो अंतर है वो 6 है। तो P और क्यूब में अनुपात में दिन का अंतर 6 बराबर 6 दिन है। तब 1 बराबर 1 दिन, मतलब P का 9 दिन लगेगा। P को कितना दिन लग गया? 9 दिन। और क्यूब को कितना दिन लगेगा? 15 दिन। और R को कितना दिन लगा? 10 दिन। फिर से बात को समझिए। P और क्यूब में अनुपात में अंतर 6, लेकिन समय में अंतर कितना? 6 दिन। 6 का मान 6, 1 का मान 1, 9 का मान 9, 15 का मान 15, 10 का मान 10। लेकिन अभी आपको P क्यूब में नहीं समय पूछ रहा। कहा गया कि P और क्यूब पहले 2 दिन तक काम किया और फिर शेष काम को P और क्यूब में R और क्यूब एक साथ काम शुरू किया 2 दिन के बाद, शेष काम को P कितना दिन में करेगा उसका मान निकालना। तो इतना बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ से आपको टाइम का उल्टा इफिशियंसी का टाइम और इसका क्यूब को रेशियो बराबर करके आपको मान आ गया 9, 15, 10। 6 का मान 6 दिन, 9 का मान 9 दिन, 15 का मान 15, 10 का मान 10 दिन। अब यहाँ से आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कुल काम कहिएगा कि 7, 9, 15 और 10, 60 में 9, 15 और 10 का मान आपको आ गया 9, 15 और 10 का मान 90 आ गया। एलसीएम कितना आ चुका? 90। तो 9 दिन में 90 काम, एक दिन में 10, 15 में 90, एक दिन में 6, 10 में 90, एक दिन में 9। तो पहले क्यूब और आर के द्वारा काम कराया गया। तो क्यूब और आर मिलकर एक दिन में 15 काम, 2 दिन तक काम कराए तो 30 काम। 30 काम हो चुका है। तो बाकी जो शेष काम बचा वो शेष काम 60 बचा। इस शेष काम 60 कौन करने आ रहा है? P। और P कितना के दर से करेगा? 10 के दर से। तो 60 काम में 10 के दर से करेगा तो P शेष काम को कितना दिन में कर देगा? 6 दिन में। 6 दिन इसका आंसर है। P ही का मान पूछ रहा है ना। हाँ, P का कितना दिन समय लगेगा? तो 6 दिन समय लगेगा। अब आइए सर आप 13 के बाद 14 नंबर सवाल पर कि 14 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 14 के बारे में समझिए। 14 नंबर क्या था? 14 नंबर जो सवाल कहा, एक खरगोश एक बिल्ली से अपनी 55 छलांग आगे। तो जो खरगोश है रैबिट, ये आपको 55 छलांग आगे काटने का। 55 छलांग क्या है? आगे है 55 जंप। तो 55 छलांग आगे है। रैबिट और कैट, खरगोश और बिल्ली। अब आपको बोला गया कि खरगोश की 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। और ये भी आपको बोला गया कि बिल्ली का खरगोश का 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। जितने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है उतने समय में बिल्ली 4 छलांग लगाती है। जितने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है उतने में बिल्ली 4 छलांग लगाती है। और बराबर वाले पाठ दिया गया है कि खरगोश का 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर। खरगोश का 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर। जब भी ऐसा सवाल आएगा सर, तो जो आपको इक्वल देगा कि बिल्ली के 5 छलांग कुत्ता के 10 छलांग के बराबर है, वो आपको रेशियो बाद में लिखना। अब आपको जैसा ही क्रॉस गुना करेंगे ना, तो इनका वेलोसिटी प्राप्त होगा। इनका चाल का रेशियो, तो क्रॉस गुना कर दीजिए, इनका चाल का रेशियो पता चलेगा कि क्रॉस गुना करने के बाद 5 छलांग उल्टा रेशियो लिखा चुका है।
खरगोश की 5 छलांग और बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। और ये भी दे चुका है कि खरगोश जब 3 छलांग लगाता है तब बिल्ली 4 छलांग लगाता है। इनका जब क्रॉस गुना करेंगे तब इनका जो चाल का रेशियो आएगा, चाल का रेशियो 9:20 आएगा। कितना आएगा? 9:20। तो सबसे पहले इस तरीका से आप रिलेशन साबित करिएगा कि खरगोश का 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। जितना समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है उतना समय में बिल्ली है जो 4 छलांग लगाता है। अब आपको कहा कि खरगोश को पकड़ने के लिए बिल्ली को कितना छलांग लगानी होगी, पकड़ना है अगर खरगोश को, और खरगोश 55 छलांग आ गया तो कितना छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये आपको जो आया वो चाल का अनुपात आया। अभी तक ऐसा सवाल हुआ है लेकिन चाल का रेशियो पूछा, छलांग नहीं, और छलांग निकालने जा रहे हैं तो ये चाल का रेशियो आया। अब देखिए कि सबसे पहले जंप निकालने के लिए इनका दूरी निकालना पड़ेगा कि अगर जो एक छलांग लगाएगा तो एक छलांग में मतलब ये दूरी कितना तय करेगा। तो दूरी निकालने के लिए इसका गुना कीजिए कि 5 तिया 15 और 4 तिया 12। 5 तिया 15 माने खरगोश वाले किसमें चला जाएगा, 5 तिया का 15 बिल्ली में, और 4 तिया का 12 खरगोश वाले बिल्ली में और बिल्ली वाले खरगोश में। इन्वर्स कर देना, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बात को समझिए। जिस तरीका से चाल का मान निकालने हैं तो क्रॉस गुना के 9:20। अब देखिए कि अगर 5 तिया 15 खरगोश वाले किस में कर देना, बिल्ली में, और 4 तिया का 12 बिल्ली वाले किस में कर देना, खरगोश में। मतलब कि अगर खरगोश एक छलांग में 12 मीटर दूरी तय करेगा तो बिल्ली एक छलांग में 15 मीटर की दूरी तय करेगा। फिर से बात को समझना, चाल का रेशियो तो निकालने के लिए आपको आता होगा कि रिलेशन जैसे ही लगाएं और क्रॉस गुना कर दिए चाल का रेशियो आ गया। लेकिन दूरी कितना तय किया 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि ये जो खरगोश वाले डायरेक्ट गुना किए 5 तिया का 15 वो बिल्ली में कर दिए इनवर्स, और 4 तिया 12 वो खरगोश में कर दिए। तो 1 सेकंड में 12 मीटर मतलब एक छलांग में 12 मीटर के दूरी खरगोश तय करेगा, और एक छलांग में 15 मीटर की दूरी कौन तय करेगा, बिल्ली तय करेगा। अब देखिए कि 55 छलांग खरगोश आगे मार चुका है, तो एक छलांग में 12 मीटर की दूरी तय करता है, तो 55 छलांग में 55 गुना 12 मीटर की दूरी खरगोश तय कर चुका होगा पहले। अब बिल्ली यहाँ से चलना आरंभ किया, एक ही दिशा में है तो चाल को घटा देंगे और चाल घट करके आ गया 11। समान दिशा में चलेगी, चाल घटाएंगे, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ेंगे। 11 से भाग दिए तो 11 से 5 बार में 12 25 का 60 जंप मारेगा। 60 जंप में बिल्ली खरगोश को पकड़ लेगा। फिर से समझिए कि खरगोश का 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। जितने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है उतने देरी में बिल्ली 4 छलांग। क्रॉस गुना कर दिए तो इनका चाल का रेशियो 9 और 20 आ गया। अब दूरी निकालना कि एक छलांग में कितना दूरी तय करेगी खरगोश और कितना दूरी तय करेगी बिल्ली। तो खरगोश 5 तिया का 15 तो बिल्ली में कर दिए, और 4 तिया 12 खरगोश में कर दिए। मतलब एक छलांग में खरगोश 12 मीटर दूरी तय करेगा और बिल्ली तय करेगी एक छलांग में 15 मीटर की दूरी तय करेगी। एक छलांग में 15 तो 55, और एक छलांग में 12 तो 55 में 15 गुना 12 दूरी। चाल निकालना है, चाल निकाल दी। आपका कितना छलांग, 60 छलांग। नेक्स्ट सवाल आइए कि नेक्स्ट सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल आप आइए। नेक्स्ट सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 15 पर 15 नंबर सवाल आपको क्या कहा गया। 15 नंबर है कि 20 कितने न्यूनतम पूर्ण वर्षों में कोई धन 20% वार्षिक दर से दुगुना से अधिक हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, मतलब 5 पर 1 ब्याज तो 6/5। तो आप देखना कि दुगुना से अधिक होना है मिश्र धन। तो पहला वर्ष में 6/5 दुगुना से अधिक नहीं हुआ। दूसरा वर्ष में 6/5 के स्क्वायर 36/25 दुगुना से अधिक नहीं हुआ। तीसरे वर्ष में तो आप क्यूब कर देंगे 216 और बटा का 125, अभी भी दुगुना से ज्यादा नहीं हुआ। 6/5 के पावर 4 के तो आपको आ गया 1296 और ये आपको आ गया 625। 625 का दुगुना 1250, दुगुना से ज्यादा आया। लेकिन कितना वर्ष में आया दुगुना से ज्यादा, 4 वर्ष में
तो कम से कम 4 वर्षों में मिश्रण है जो मूलधन से दुगुना से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा सवाल आपको फिक्स पैटर्न पूछता है, या तो 20% पूछेगा, या तो 25% पूछेगा, या 19%, और ये तीनों ही कंडीशन में दुगुना से अधिक हमेशा 4 वर्ष पर ही होता है। 20% रहेगा तो भी, 25% रहेगा तो भी, और 19% रहेगा तो भी। 15 के बाद 16 नंबर सवाल पर आइए कि 16 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है वो 16 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट आइए सर 16 नंबर सवाल पर। 16 नंबर सवाल आपको ये बोला जा रहा है सर कि एक ठोस खिलौना का ऊपर शंक्वाकार व निम्नाशिला अर्धगोलीय आकार है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 14 और इसके लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने से बाहर से ढक लेता है। बेलन व खिलौने के आयतन में अंतर ज्ञात करना कि अंतर कितना होगा बेलन और खिलौना का। तो आप देखिए कि यदि यह अर्धगोलाकार है और उस पर शंकु है और बाहर से एक बेलन ढका गया, अगर व्यास 14 दे रखा है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। व्यास है कितना 14। व्यास अगर 14 है डायमीटर तो आप कहिएगा कि रेडियस है जो 7 है, आधा होता। खिलौना का आयतन निकालेंगे सर, तो खिलौना के आयतन में शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन ऐड कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। 1/3 पाई का मान 22/7 और आर है जो आपको 7 है, और इसका जो ऊंचाई है शंकु का वो 28 है। 2/3 अर्धगोला का आयतन होता है 22/7 और 7 का क्यूब। इसको सोल्व किए तो 2156 आया। ऐसे एक बार सोल्व करके देख लेना कैलकुलेशन सही है कि नहीं। 2156 खिलौना का आयतन आया। पूरा बड़ा वाला बेलन का आयतन निकाले तो बड़ा वाला बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर स्क्वायर 7 के स्क्वायर, और 35 इसका ऊंचाई है, 28 इस वाले और 7 इस वाले, 28 और 7 35। ये 7 कैसे आया, क्योंकि अगर ये अर्धगोला है तो त्रिज्या ए भी है और ए भी है। 28 और 7 35 सोल्व किए तो 53 90। आपका दोनों में अंतर पूछ रहा है तो दोनों आयतन का अंतर 5390 में 2156 चला गया, 3324 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो नेक्स्ट सवाल 16 के बाद 17 नंबर सवाल पर आइए कि 17 नंबर जो सवाल कहा गया वो 17 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर जो सवाल बोला, ये 17 नंबर सवाल आपको बोला ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी और बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी दे रखा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसके बराबर है, मतलब कि ए बी सी का कौन सा मान रखेंगे ये समीकरण संतुष्ट करेगा। एक रखेंगे नहीं, यहाँ 2 आ रहा है, 1 आ रहा, 2 रख दिए ए बी सी का। जैसा ही मान 2 रखे तो 2 दूना का 4 और 2 और 2 4, 2 के स्क्वायर 4, 2 और 2 4, 2 के स्क्वायर 4 और 2 और 2 4, सभी समीकरण यहाँ संतुष्ट किया। तो ए बी सी तीनों का मान आपस में का रख दिए बराबर 2 के। मान निकालना है 1/a प्लस 1 और 1/b प्लस 1 और 1/c प्लस 1। तो 1/2 और 1 3 प्लस 1/2 और 1 3, यहाँ भी 2 और 1 3, 3 एलसीएम आया, ऊपर भी 1 1 2 और 1 3 कटकर आपका मान आ गया। नेक्स्ट सवाल आइए 17 के बाद 18 नंबर सवाल पर कि 18 नंबर सवाल आपको क्या बोला जा रहा है। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल ये बोला गया कि एक समबाहुभुज के 4 कोण में से प्रत्येक 140 डिग्री का है। आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। तो 4 कोण में प्रत्येक 140 डिग्री का है। माने की भुजा की संख्या आपको निकालना है, माने की जो भुजा की संख्या है वो n। तो 4 कोण का मतलब 4 भुजा का मान निकल गया, तो शेष भुजा कितना, तो आप कहिएगा कि शेष भुजा 4 माइनस n-4। अब इनका जो शेष भुजा है वो प्रत्येक शेष भुजा पर कोण है, वो प्रत्येक कोण कितना डिग्री 160। जितना बहुभुज में भुजा की संख्या होती है उतना ही कोण की संख्या, उतना ही शीर्षों की संख्या। तो 4 कोण का मान 140 डिग्री है। n भुजा माने मतलब n कोण भी होगा, तो शेष कोण n-4 उनका 160 डिग्री है, लेकिन टोटल n-2 गुना 180 डिग्री के बराबर होगा।
ये भी अंतः कोण का योग है और ये भी अंतः कोण का योग, आपस में बराबर कर दिए। फिर से समझिए, बाहुभुज में जितने भुजा की संख्या उतना ही शीर्ष और उतना ही आपको कोण की संख्या। तो 4 कोण 140 डिग्री के, बाकी शेष कोण n-4 160 डिग्री के, इस सबको योग करेंगे तो n-2 गुना 180 डिग्री के योग के बराबर होगा। गुना किए तो आपको आ गया 560 प्लस का 160 n माइनस आपको आ गया 216 में 4 से गुना कीजिए 480 डिग्री बराबर 180 n माइनस 360 डिग्री। अब आप घटाएं तो 560 और 480 तो आप कहिएगा कि 80 डिग्री आया। 160 और 180 घटा तो आप कहिएगा 160 180 20 n बराबर, ये आपको 560 में 480 चला गया तो 80 डिग्री, और ये माइनस का 360 ए साइड आया तो माइनस का 360 ऐड कर दीजिए, प्लस का 360 हो गया। तो आप कहिएगा कि 400 8 6 14 जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4 और 440 डिग्री। कटेगा तो काट देंगे, तो कहिएगा 20 से 0 कट गया, n का मान कितना आ गया 22 आ गया। भुजा की संख्या है वो कितना 22, ऑप्शन में नहीं है, देखिए कहीं गलत का हो चुका है। एक बार इसको 4 में 140 से गुना किए 560 डिग्री और ये आपको आ गया माइनस 480। 560 में से ये आपको 80 डिग्री और ये माइनस वाले पार्ट यहाँ आकर के घटा 360। एक बार और चेक करके देखिएगा कि इसको सब देखते सोचते 640 ये 480 नहीं, ये आपको आ गया 640। यहाँ गड़बड़ी कि 640 हुआ गुना किए तो, और 640 में 560 चला गया तब आपको आ गया 560 और 640 का अंतर 60 डिग्री 80 डिग्री। माइनस का 80 डिग्री और प्लस का 360 है साइड आ गया माइनस का, और बराबर में 20 n आया। तो अब आपको घट करके आ गया 280 बराबर का 20 n और n से कट गया 14। भुजा का मान आपको आ गया 14। फिर से एक बार बात को समझ लेना, यहाँ से 16 में 4 से गुना किए तो 640 आया, यहाँ माइनस का 80 डिग्री और 360 ऐड होकर के आ गया 280, n का मान 14। भुजा की संख्या आपका 14 आया। ऑप्शन नंबर देखिए कि इसमें भुजा की संख्या ज्ञात करना था कि विकर्णों की संख्या। भुजा की संख्या और भुजा की संख्या 14 है। नेक्स्ट सवाल आइए 18 के बाद 19 नंबर पर, कि 19 नंबर जो सवाल है वो क्या कहा जा रहा है। 19 नंबर सवाल पर आइए। 19 नंबर सवाल है कि कौसेक थीटा और कौसेक थीटा का मान x प्लस 1/4x दे रखा है। आपका जो मान निकालना है वो निकालना है कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या हो। तो आप जानते हैं कि यदि कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x है, जैसा ही आपको नेगेटिव में यहां से लाए बीच में साइन चेंज किए तो ये मान व्युत्क्रम हो जाता है। आपको कहें कि ऐड करिएगा तो कॉट और कॉट प्लस माइनस समाप्त हो गया। 2 कौसेक थीटा बराबर आपको आया x प्लस 1/x। यहाँ से बात को समझना कि 2 कौसेक थीटा जो होता है x प्लस 1/x होता है। आपको कौसेक थीटा का मान दिया है तो सबसे पहले आप 2 कौसेक थीटा का मान निकालिएगा। तो 2 कौसेक थीटा मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा तो 2x प्लस 1/2x। किसका मान निकालना? 2 कौसेक थीटा का। कौसेक थीटा से 2 कौसेक थीटा का मान निकाले तो 2x प्लस 1/2x। अगर आप देखिए कि कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान x है तो यहाँ x प्लस 1/x आया, यहाँ 2x प्लस 1/2x है। इसका मतलब कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना होगा? 2x। यही मान आता है यहाँ दोनों जगह। तो सबसे पहले जहाँ कॉट रहेगा तो वहाँ कौसेक थीटा रहेगा तो 2 कौसेक थीटा का मान निकाल देंगे जिससे हमको आसान हो जाएगा। अभी ऑप्शन में 2x कौन सा ऑप्शन है
तो 2x आपका ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा नंबर। नेक्स्ट सवाल आइए 19 के बाद 20 नंबर पर, कि 20 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 20 नंबर जो सवाल आपको बोला गया, ये बोला जा रहा है सर कि एक सी केंद्र वाले वृत्त के अंदर समचतुर्भुज है। एक वृत्त है जिसका केंद्र सी है और इसके अंदर एक समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज पी क्यूब और आर। और इनका क्षेत्रफल भी दे रखा है कि क्षेत्रफल इनका है 98√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, अगर समचतुर्भुज है तो सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर एक केंद्र है सर, तो केंद्र से परिधि पर, आप कहिएगा कि केंद्र से परिधि पर जाने वाले सभी त्रिज्या होता है। इनका विकर्ण मानते हैं कि D1 एक विकर्ण है जो 2a है और एक विकर्ण है जो 2b। क्यों? क्योंकि इनका विकर्ण एक 90 डिग्री समकोण पर समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पर। अगर C और क्यूब 2a माने तो आप कहिएगा a और a होगा और ये b और b होगा। a और a 2a, तो इसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। इस वाले समकोण त्रिभुज में चलिए कि अगर ये है और ये b है और ये 2a है, तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कहिएगा कि 4a स्क्वायर। 90 डिग्री था, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, या b बराबर आप लिख सकते हैं √3a। b का मान क्या आ गया? √3। फिर से समझिए कि समकोण पर काटता है कौन कौन सा चतुर्भुज का विकर्ण वर्ग का और सम चतुर्भुज का, एक दूसरे को समद्विभाजित किया। a मानते तो a/2 करना पड़ता है, इसीलिए 2a और 2b मान लिए। आप जानते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण 2a और एक विकर्ण 2b, और b का मान हम निकाल चुके हैं √3a और √3a, लेकिन देर का है 98√3। तो √3 से √3 समाप्त हो गया और 2 से 2 भी समाप्त हो गया, और a से आपको 49 बार में कट गया 98। a स्क्वायर बराबर 49, तो आप कहिएगा a बराबर 7। जब a का मान 7 तो 2a का मान कितना हो गया? 14। कहेंगे इसका रेडियस कितना हुआ वृत्त का? तो कहिएगा 14 सेंटीमीटर। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, किसका क्षेत्रफल निकालना? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का मान 14 है, 14 गुना का 14, 14 7 से 2 बार में कट गया और आपको आ गया 22 गुना का 28। गुना किया 28 गुना 56 का 6 हासिल 5, 28 गुना 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आया। आपको ऑप्शन नंबर दिया गया 616 सी। तो आप लोग का टारगेट बैच के लिए कह रहे थे, वो टारगेट बैच आपको 18 सितंबर से आ रहा है। वो सुबह में आएगा 18 सितंबर से। टाइमिंग कल वाले सेट में बता दिया जाएगा। आप लोग वीडियो में जितना कमेंट कर सकते हैं, लाइक जितना से ज्यादा कर सकते हैं, लाइक कमेंट करिए किस तरीका से और किया जाए, और क्या बैच आपको चाहिए। टारगेट बैच चाहिए, टारगेट आ गया, इसके अलावा और भी बैच आपको चाहिए, वो भी बैच आएगा। और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कि दोस्त के पास भी आपको पहुंचे जो नई जानकारी है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।